हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल एजुकेट योरसेल्फ। यानी कि कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत क्या कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है इसका। तो एक बात ध्यान में रखना कि एजुकेशन जो है कभी बेकार नहीं जाती। जो भी आपने पढ़ा है कभी बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। और अगर आपको वाकई में सफल होना है, किसी मकाम पे पहुंचना है, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भी स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। टैकलिंग ग्लोबल हंगर एंड पावर्टी। टैकलिंग मतलब किसी चीज से निपटना। तो किस चीज से निपटना? दुनिया भर में जो हंगर है, ग्लोबल हंगर है, और गरीबी है, पावर्टी यानी कि गरीबी। एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट जस्टिस, और क्लाइमेट जस्टिस को प्रमोट करना। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस होता है जब आपको न्याय मिलता है, तो क्लाइमेट न्याय को प्रमोट करना were declared goals of the recent G20 summit in Rio de Janeiro। बोल रहे हैं ये वो गोल्स थे जो अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? इसका ब्राजील में है आई थिंक। तो वहां पे जब ये हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे ये गोल्स थे। Brazilian President Lula da Silva called poverty a scourge at that shames humanity। बोल रहे हैं ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने बोला कि गरीबी क्या है? गरीबी एक स्कार्ज है। स्कार्ज मतलब कि अभिशाप है, जो कि हमारी इंसानियत को, मानवीयता को शेम करता है, शर्मिंदा करता है। आस्किंग द गैदर्ड नेशंस टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी सच एज टैक्सिंग द सुपर रिच। और उन्होंने जितने भी देश इकट्ठा हुए थे उनको बोला कि आप इस तरीके की पॉलिसीज लेकर आओ, जैसे कि जो आपके देश में सुपर रिच हैं उनको आप ज्यादा टैक्स लगाओ, यूजिंग अ 2% वेल्थ टैक्स ऑन द वर्ल्ड्स वेल्थीएस्ट, जिसमें कि 2% टैक्स लगाया जाए दुनिया के सबसे अमीर लोगों के ऊपर, टू जनरेट मोर देन $200 बिलियन, जिससे कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? $200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। बट द G20 डिक्लेरेशन फेल शॉर्ट फॉर दैट। लेकिन G20 डिक्लेरेशन जो था वो ऐसा लगा कि वो सही जगह नहीं है इसके लिए। फेल शॉर्ट फॉर दैट मतलब कम पड़ गया, वो भी एकदम सही जगह नहीं मिली, यानी कि वहां पे भी इस बात के ऊपर सहमति नहीं बन पाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अंडरलाइन दैट द प्रॉब्लम ऑफ the world are felt most acutely by the global south। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज कहा, हाईलाइट किया, रेखांकित किया, यानी कि जोर दिया इस बात के ऊपर कि जो परेशानी है, दुनिया की भर की जो परेशानी है, वो सबसे ज्यादा एक्यूटली मतलब सबसे तीव्रता से, सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ ने फील करी है। एंड therefore that the reins of global administration must belong to those that represent the larger majority in the world। और जिसलिए जो रेन्स मतलब कि जो नियम है, नियंत्रण है, वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन का, किसका? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलोंग टू दोज, उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट द लार्जर मेजोरिटी इन द वर्ल्ड, जो मेजोरिटी, दुनिया की मेजोरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो ज्यादा हिस्सा बनाते हैं पॉपुलेशन का, मेजोरिटी का, उनके पास में ये नियंत्रण होना चाहिए, ना कि कुछ गिने चुने रिच लोगों के पास में, रिच कंट्रीज के पास में। द G20 होस्टेड बाय ब्राजील। G20 जो इस साल ब्राजील ने होस्ट किया था, वॉज द थर्ड होस्ट कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ की दुनिया को दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक अपर रीजन है, सदर्न नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, वो दूसरा सदर्न साइड है। तो ग्लोबल, और जो सदर्न साइड के जितने भी कंट्रीज हैं वो ज्यादातर गरीब देश हैं या फिर विकासशील देश हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसे हैं। तो बोल रहे हैं ग्लोबल साउथ की ये तीसरी कंट्री है जिसने G20 होस्ट किया है, आफ्टर इंडोनेशिया इन 2022, यानी कि 2022 का इंडोनेशिया में किया गया, ये भी ग्लोबल साउथ की कंट्री है। एंड इंडिया इन 2023, ये भी ग्लोबल साउथ की कंट्री है। द नेक्स्ट G20 इज टू बी इन साउथ अफ्रीका। अगला जो G20 होना है वो साउथ अफ्रीका में होना है। द ब्राजील समिट वॉज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन सोल्यूशंस ऑफ द पुअर। तो ब्राजील का जो समिट है, इसका ज्यादा उद्देश्य या फोकस जो था, केंद्र जो इसका ज्यादा ध्यान था, वो किसके ऊपर था? गरीबों के समाधानों के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर जो वो इकोनॉमीज जो डेवलप कर रही हैं, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनके ऊपर। हाउएवर इट्स टाइमिंग डाइल्यूटेड द कॉज। लेकिन फिर भी वो जिस समय पे हुआ
उसने इस पूरे कॉज को कमजोर कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब कमजोर कर दिया, एंड डिफ्यूज द फोकस, और जो उनका फोकस था उसको बांट दिया। गिवन द अदर इश्यूज, क्योंकि दूसरे इश्यूज जो है द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड में इस वक्त जूझ रहे हैं, जिससे दुनिया जूझ रही है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस चला गया। This was the first G20 summit since the October 7 attacks on Israel and its reprisals on Gaza and Lebanon. बोल रहे हैं ये पहला G20 समिट है अक्टूबर 7 का, जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उसके बाद, और जब से इसराइल ने उसका रिटेलिएशन किया है, उसका बदला लेने की कोशिश करी है, किसके ऊपर? गाजा और लेबनान के ऊपर, उसके बाद से पहला G20 है। Russia's invasion of Ukraine had also made forging consensus at Bali and New Delhi already quite difficult. रशिया का जो इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन का, उसमें भी फॉर्जिंग करना मतलब कि निर्माण करना, किसी चीज को बिल्डअप करना, तो वहां पे भी कंसेंसस मतलब सहमति, यानी कि सहमति बनाना। जो बाली में G20 हुआ था, उसके बाद न्यू दिल्ली में जो G20 हुआ, इन दोनों में ही एक सहमति बना पाना रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद में काफी डिफिकल्ट हो गया। इनफैक्ट बाली वाले में तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन तक नहीं दे पाए थे, ठीक है। न्यू दिल्ली में कम से कम एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो आया बाद में, बट बाली वाले में तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी नहीं दे पाए थे। यानी कि डिक्लेरेशन क्या होता है कि जो हम लोगों ने मीटिंग करी, इसमें हमने ये फैसले लिए, सभी देश इसके ऊपर अग्री करते, बाली में हम वो भी नहीं करवा पाए, ठीक है। With deepening polarized narratives over both conflict, deepening मतलब बहुत गहरे, बहुत बढ़ते हुए, बहुत तेजी से विकास हो रहा है किसका? पोलराइज। पोलराइज मतलब बिल्कुल दो भागों में, दो गुटों में एक चीज हो गई, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई दोनों तरफ से, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चलो हम सहमति कर ले, ऐसा नहीं है। या तो कुछ लोग बिल्कुल रशिया के साइड में जो बोलते हैं कि हाँ डिस्ट्रॉय कर दो उनको, कुछ लोग बिल्कुल यूक्रेन के साइड में हैं, जैसा कि अभी जो बाइडेन ने परमिशन भी दे दी उनको अटैक करने की मिसाइल से, जिसकी वजह से उन्होंने मिसाइल्स छोड़ भी दी है यूक्रेन ने, यूएस मेड मिसाइल्स। तो बोल रहे हैं कि जब पूरे दो पोलराइज्ड नैरेटिव्स में, नैरेटिव्स मतलब डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का व्यू पॉइंट, ओपिनियन, उसमें बढ़ चुका है, द G20 डिक्लेरेशन वॉज वाटर्ड डाउन। वाटर डाउन करना मतलब कि कमजोर करना, तो G20 का जो डिक्लेरेशन है वो कमजोर हो गया, कर दिया गया। एक्सप्रेसिंग ओनली डीप कंसर्न्स ओवर द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस इन गजा, तो इसमें केवल और केवल गहरी चिंता, डीप कंसर्न, गहरी चिंता जताई गई जो ह्यूमैनिटेरियन स्थिति है, मानवीय स्थिति है गजा में, उसके ऊपर। एंड ड्रॉपिंग ऑल रेफरेंस टू रशिया वाइल हाईलाइटिंग दी सफरिंग विद रिगार्ड टू ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, और ड्रॉपिंग करना मतलब कि उसको टाल दिया गया, जो भी रशिया के रेफरेंसेस थे उनको टाल दिया गया, और हाईलाइट किसके ऊपर किया गया कि जो सफरिंग मतलब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं दुनिया भर में ग्लोबल फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। रशिया एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, यूक्रेन और रशिया दोनों ही बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं फूड के, वीट वगैरह, गेहूं वगैरह के, ठीक है। तो दोनों ही देश अगर युद्ध में जुड़े हुए हैं तो फिर एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, कहाँ से अनाज कहाँ से आएगा, राइट। It was devoid of specifics on ending the conflicts. ये devoid मतलब रहित, वंचित रहना, किससे? कुछ भी निश्चितता यहाँ पे नहीं रही कि इस मतभेद को खत्म कैसे किया जाए, उससे ये वंचित रहा। कौन? G20. The G20 was also timed closely with the COP29 in Azerbaijan. बोल रहे हैं G20 जो है वो बिल्कुल COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो अभी 29th मीटिंग होने वाली है इसकी, और ये कहाँ पे होने वाली है? अजरबैजान। तो उसके भी बिल्कुल निकट रहा ये G20। ब्राजील विल बी इन 2025 होस्ट, और इसका COP 2025 में जो होने वाला है उसका होस्ट कौन होगा? ब्राजील होगा। तो इंडिकेटिंग दैट इश्यूज ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड क्लाइमेट जस्टिस, ये दर्शाता है कि क्लाइमेट फाइनेंस करने के और क्लाइमेट जस्टिस के जो मसले हैं which have been raised by the developing world, जो दुनिया के उन देशों ने उठाए हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, would find place in the G20 declarations, इनको जगह मिलेगी G20 डिक्लेरेशन में, एंड देन फीड इनटू द COP प्रोसेस, और फिर इन्हीं जो डिक्लेरेशन G20 से लिया जाएगा उसको COP प्रोसेस में, COP की जो मीटिंग होगी उसके अंदर डाला जाएगा कि अच्छा G20 में हमने ये डिक्लेरेशन साइन किया था या ये डिक्लेरेशन पे हम पहुंचे थे, तो अब हम इससे आगे कार्रवाई COP की मीटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट रहेगा इतना क्लोज होने का। However,
द समिट फॉलोड जस्ट आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स। अब आपको पता है यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, तो वो जाहिर सी बात है नहीं चाहेंगे कि उनके जो सहयोगी बिजनेसमैन है उनको कोई नुकसान उठाना पड़े, राइट। तो उनका सीधा सा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, हवा बना रखा है और हम इसको फंड नहीं करेंगे। जो कि लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट रहे यूएस के, जब प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने खुद को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। जो साइंड पेरिस एग्रीमेंट था उससे बाहर कर दिया अमेरिका को, ठीक है, जो कि एक बहुत चौंकाने वाला फैसला था, और बहुत ही एक, आप बोलो कि जितना आप 4 कदम अगर आगे चले हो तो 3 कदम आप पीछे हट गए, क्योंकि यूएस एक सुपर पावर कंट्री है, उसका पेरिस एग्रीमेंट में और बाकी मीटिंग्स में होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, बाकी देश फिर बोलेंगे कि भाई यूएस तो कर नहीं रहा, रोक नहीं रहा, हम क्यों रोकें, हम अपनी डेवलपमेंट को क्यों रोकें, है ना। क्योंकि आपको पता है इसमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट को भी स्लो डाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल खत्म तो बंद तो नहीं आप कर सकते, पर स्लो डाउन करना पड़ेगा। और अगर एक कंट्री नहीं कर रही और बाकी देशों को बोला जाए कि करो, तो कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो वही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस के एकदम बाद हुआ है, कास्टिंग इट्स शैडोज, तो उसके ऊपर भी उसकी परछाई पड़ी है, ठीक है। यानी कि उसका जो भी चीज है, जो भी उसकी स्थिति है, उसने इस G20 को भी स्पॉइल करा है मीटिंग को। गिवन हिज मूव्स ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टेन्योर, अपने पहले कार्यकाल के दौरान में उनके कदमों को, उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट सेट मच स्टोर बाय द एस्पिरेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। सेट स्टोर बाय मतलब महत्व देना, तो नॉट मतलब नहीं देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ग्लोबल साउथ की जो महत्वाकांक्षा है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देने वाले। नॉर इज, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे चलते हैं, वर्ल्ड का उनको कोई ठेका नहीं है, उनको चाहिए कि अमेरिकन लोग डेवलप हो, अच्छा खाएं कमाएं, बस ये चाहिए उनको। Nor is he likely to expand the kind of resources expected from the US towards tackling global warming or in curtailing the exploitation of fossil fuels। और बोल रहे हैं ना ही ऐसी उनसे उम्मीद है, संभावना है कि वो एक्सपेंड करेंगे मतलब खर्च करेंगे। क्या चीज खर्च करेंगे? जिस चीजों की, जिन रिसोर्सेज की हम यूएस से उम्मीद करते हैं, दुनिया यूएस से उम्मीद करती है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यूएस, ये कुछ कदम है जो यूएस उठाए, या फिर फॉसिल फ्यूल के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए यूएस ये कदम उठाए, वो करने में डोनाल्ड ट्रंप इच्छुक नहीं लगते। His cabinet has climate deniers and his own campaign slogan was drill baby drill। तो बोल रहे हैं कि उनके मंत्रालय में ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेट को डिनाई करते हैं। क्लाइमेट डिनायर्स मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग तो उनके मंत्रालय में भरे हुए हैं। और दूसरी बात, जो उनका इस पूरे कैंपेन का, अपना चुनाव प्रचार का जो स्लोगन था, जैसे कि हमारे यहाँ पे मटन मछली और मंगलसूत्र ये सब चीजें चली, तो वहां पे जो इनका स्लोगन था वो था ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब कि और खुदाई करो, और जितना हम खनन करते जाएंगे, जितनी खुदाई करते जाएंगे, उतना हमारी धरती डिप्लीट हो रही है। गिवन द पोटेंस, the global south and the quartet of Indonesia, India, Brazil, South Africa। बोल रहे हैं कि जो संकेत ग्लोबल साउथ से मिल रहे हैं, या फिर जो क्वार्टेट मतलब 4 लोगों का ग्रुप, तो 4 कौन कौन है? इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इनके जो ग्रुप ने will have to ensure that the next G20 is able to concretize the concerns of developing world। इन दुनिया, ग्लोबल साउथ के जो क्षमता है, संकेत है, उसको देखते हुए, इन 4 देशों के जो महत्वाकांक्षा है उनको देखते हुए, इनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो अगली G20 मीटिंग हो उसमें कॉन्क्रिटाइज किया जाए, यानी कि ठोस स्वरूप दिया जाए। किसको? जो डेवलपिंग कंट्रीज की, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो चिंताएं हैं, उनको ठोस स्वरूप दिया जाए। एंड सेट आउट अ पाथ फॉर द फ्यूचर ऑन पॉवर्टी एंड हंगर। और आगे हम एक रास्ता प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। सेट आउट मतलब दिखाना, दुनिया को दिखाना एक, कि आप इस रास्ते पे चलो। वो ऐसे एक ठोस उनके पास में प्लान होना चाहिए, ठोस उनके पास में कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर दुनिया चल सके। किसके रिगार्डिंग? फ्यूचर में पावर्टी और हंगर को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके और ग्लोबल गवर्नेंस को लेके। गवर्नेंस मतलब शासन। In 2026, the G20 will return to the US. The deadline is more urgent। अब क्यों ये जरूरी है इन 4 देशों के लिए? क्योंकि 2026 की जो G20 होनी है वो यूएस में होनी है, और यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, और उनसे कोई उम्मीद रखना बहुत ही
मूर्खता भरा होगा या बहुत ही एक नासमझी भरा कदम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद रखी जाए कि वो दुनिया के बारे में सोचेंगे, बिकॉज वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लियरली ये कहते हैं कि मैं अपने देश के बारे में सोचूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी दुनिया में क्या होता है। और वो इतने ओपन और इतने वोक हैं अपने इस फैसले के बारे में, इस बात के बारे में, और लोग उनको इसीलिए प्यार भी करते हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया के लोग गरीबी से मर रहे हैं और इंडिया किसी थर्ड कंट्री को पैसे भेजी जा रहा है, उनको हेल्प करे जा रहा है, तो हमारे लोगों को भी गुस्सा आएगा ही इस बात पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खुले दिल से बोला हुआ है कि मुझे अमेरिका फर्स्ट पे चलता हूँ पॉलिसी पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया में बाकी क्या हो रहा है। तो अगर G20 का समिट ही वहां पे होगा, मीटिंग ही वहां पे होगी, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे पहुंच जाएगी, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज के हाथ से जो मौका है वो निकल सकता है। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच पॉलिसी डिड ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा प्रपोज एट द रीसेंट G20 समिट। उन्हें क्या पॉलिसी बताई? उन्हें बोला कि सभी कंट्रीज को अपने देश के जो रिच हैं उनको टैक्स करना चाहिए, है ना, उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग अ ग्लोबल बेसिक इनकम, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि दुनिया भर में ये बेसिक इनकम होनी चाहिए, क्योंकि हर एक देश में अलग तरीके की महंगाई है, ठीक है, उसके बेसिस पे वहां पे बेसिक इनकम निर्धारित होती है कि भाई हमारे देश में 200 रुपये दिहाड़ी है, किसी के देश में 800 रुपये दिहाड़ी है, राइट। तो वो अलग तरीके से, क्योंकि वहां पे महंगाई किस तरीके की है, हमारे देश में किस तरीके की महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होती है, राइट। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो गरीब देश हैं, तो वहां पे आप बेसिक इनकम ऐसे बोल के नहीं निकाल सकते कि 4,000 तो होना चाहिए, एक दिन का 4,000 दिहाड़ी तो होना चाहिए, ऐसे आप नहीं बोल सकते। टैक्सिंग द सुपर रिच विद अ 2% वेल्थ टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है, यही उनका प्लान है कि जो सुपर रिच लोग हैं उनके ऊपर आप 2% का वेल्थ टैक्स लगाओ। What factor diluted the focus of the Brazil G20 summit on solutions for poorer emerging economies? बोल रहे हैं कि क्या ऐसे पहलू थे जिनने जो इस G20 मीटिंग हुई ब्राजील में, उसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीब और इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसका समाधान किया जाए, उसको डाइल्यूट कर दिया, कम कर दिया, उसके फोकस को कम कर दिया। वो ये थे कि इसराइल ने जो गजा के ऊपर वॉर छेड़ रखा है वो, और रशिया यूक्रेन वॉर। देन कंक्लूजन्स ऑफ COP29 कॉन्फ्रेंस, तो 29 कॉन्फ्रेंस अभी होनी है, हुई नहीं है। द रिसेंट US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से फोकस कम नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद अब कम हो गई है कि वहां से अब कुछ इसके ऊपर कार्य होगा, ठीक है। Ongoing global conflicts such as Israel Gaza conflict and Russia Ukraine war, option C is correct. Why is there an urgent deadline for the Global South to concretize their concerns before the 2026 G20 summit? बोल रहे हैं कि क्या अर्जेंट डेडलाइन की जरूरत है कि 2026 G20 समिट से पहले ग्लोबल साउथ इस पूरे मसले को ठोस अंजाम तक पहुंचा दे, क्योंकि 2026 का जो G20 है वो यूएस में होना है, और यूएस के जो प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे चलते हैं, यूएस फर्स्ट की पॉलिसी पे चलते हैं, और वो दूसरे लोगों को हेल्प या दूसरे देशों को हेल्प करने में ज्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। बिकॉज द G20 विल बी डिसबैंडेड आफ्टर 2026, तो रद्द तो नहीं हो जाएगा ना G20 उसके बाद में, अभी तक तो ऐसे कोई चांसेस दिख नहीं रहे, ठीक है। हाँ, अगर यूएस बोल दे कि भाई हम तो इसका हिस्सा नहीं होंगे, इसको खत्म कर दो, तो अलग बात है। Due to the expected lack of support from a US administration led by Donald Trump, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनसे सपोर्ट नहीं की उम्मीद है। Based on the passage, why was the G20 declaration at the Brazil summit considered watered down regarding global conflicts? क्यों बोला गया कि जो G20 समिट अभी हुआ ब्राजील में उसको थोड़ा कमजोर कर दिया गया, उसको वो कमजोर कैसे हो गया? तो कमजोर कैसे हो गया, हमारा दूसरे चीजों के ऊपर ध्यान चला गया, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट ने जो बन के डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भी एक चिंता का विषय खड़ा हो गया। बिकॉज member nations agreed that conflicts should be addressed at the United Nations instead. ऐसा भी नहीं हुआ, अगर यूनाइटेड नेशंस की भी बात मान ले तो भी ये कन्फ्लिक्ट अभी तक दूर हो जाता, पर यूनाइटेड नेशंस की भी बात नहीं मान रहे यहाँ पे। तो अब तो जो दुनिया भर में जो आम जनता है उनको ये सवाल उठने लग गया कि यूनाइटेड नेशंस फिर है क्यों, जब इसकी बात ही किसी ने नहीं माननी तो ये बना क्यों हुआ, इसको रद्द कर दो।
due to deepening polarized narratives among member countries hindering consensus on specific actions। बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पोलराइज नैरेटिव बन चुके हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में। कोई बिल्कुल ही ज्यादा यूक्रेन को फॉलो कर रहा होगा, उनको सपोर्ट कर रहा होगा, कोई जो है रशिया को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई गाजा को सपोर्ट कर रहा होगा, तो कोई उनको इसराइल को सपोर्ट कर रहा होगा। और ऐसे देश आपस में एक साथ आएंगे तो क्या होगा, गुटबाजी होगी, राइट। तो इसलिए इसको कमजोर कर दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What inference can be made about the challenges the Global South faces in influencing the G20 agenda before the 2026 summit in the United States? तो बोल रहे हैं क्या challenges Global South के सामने आने वाले हैं कि G20 को इस एजेंडा को फोकस कर पाए, उसको प्रभावित कर पाए इससे पहले कि 2026 का समिट यूनाइटेड स्टेट्स में हो। The Global South lacks sufficient representation in G20 to affect मीनिंगफुल चेंज। तो ऐसा तो नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन ही हर देश से एक मेंबर है ही है वहां पे, राइट। G20 के जितने 20+ जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहां पे होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर देश से कोई मेंबर आएगा नहीं, राइट। तो ये इनकरेक्ट है। अपकमिंग G20 होस्ट कंट्रीज आर अनसपोर्टिव ऑफ ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज। तो इसीलिए तो हमें जल्दी जल्दी करना है ना, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये भी उनके सामने चैलेंज नहीं है। Potential policies of future US administration may hinder progress on issues important to global south। बिल्कुल करेक्ट है। जो अब यूएस के प्रेसिडेंट बनने हैं और उनका जो पूरा सरकार बनेगी उसके ऊपर थोड़ा सा संदेह है कि ये रुकावट डाल सकते हैं, ग्लोबल साउथ के मसलों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक अगर आपको हो तो उसको बोला जाता है ऑफिडियोफोबिया, ठीक है। जेनोफोबिया जब आपको लोगों से, विदेशियों से डर हो। सिंजेनेसोफोबिया इसका मतलब होता है जब आपको अपने रिश्तेदारों का डर हो। क्लॉस्ट्रोफोबिया तंग जगहों का डर। और ऑफिडियोफोबिया मतलब कि जब आपको सांपों का डर हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लविंग, लविंग का मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट सिनोनिम है। अफेक्शन में भी आपको स्नेह होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है, प्रेम होता है। ऑफिश, ऑफिश का मतलब होता है अलग थलग। सबऑर्डिनेट जो किसी का नीचे लोअर रैंक का कर्मचारी हो। रेजुवनेट, रेजुवनेट का मतलब होता है फिर से तरोताजा कर देना। सो ऑप्शन ए अफेक्शनेट इज करेक्ट। The soldiers spend long period dash convalescing। convalescing का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ उठाना। जब आपको एक सिक लीव ले लेते हो आप अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए, वो हो गया convalescing। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अटैकिंग। अटैक करना मतलब आक्रमण करना। एलिंग, एलिंग का मतलब होता है किसी चीज में बीमार हो जाना। एलिंग का मतलब होता है बीमार हो जाना। रिकवरिंग, रिकवरिंग मतलब स्वस्थ होना। और ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। तो यहाँ पे स्वस्थ होने की बात की जा रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस हमें चूज करना है। द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। सर्व्स, डिलिशियस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। मील्स, द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलिशियस मील्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेस्टोरेंट इनकरेक्ट है। डिलिशियस, सर्व्स डिलिशियस मील्स करेक्ट। द रेस्टोरेंट serves delicious meals, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेरी ड्राइविंग होम लेट when the incident took place। अब जब इंसिडेंट टुक प्लेस, टुक बता रहे जब घटना हुई तब, मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूस में बता रहे हो कि जिस समय वो घटना हुई उस टाइम वो क्या कर रहा था, उस टाइम उसका एक्शन क्या था। उसका एक्शन था ड्राइव करने का, घर जा रहा था देर रात को। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज आएगा क्योंकि घटना जो है पास्ट कंटिन्यूस में है। तो जेरी वॉज ड्राइविंग होम, ऑप्शन ए में एरर है। एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, उसी समय पे आप गरीबों को खुशियां बांटते हैं। बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, क्लोथ्स, मनी और ग्रेन्स। अब कैसे देते हैं खुशियां, उनको चावल, खाना, चावल, कपड़े लत्ता, ये सब पैसे देकर आप उनको खुशियां बांटते हैं। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस। हिंदुस्तान में त्योहार खुशियां बांटने के लिए बनाए जाते हैं। बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड, कैसे बांटते हैं खुशियां आप,
आप अपने परिवारजनों की प्रेजेंस में होते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं, और उसी समय पे आप गरीबों को भी खुशियां बांटते हैं, उनको कपड़ा लत्ता पैसा वगैरह देके, खाना वगैरह देके। तो यानी कि ये फेस्टिवल्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, डी हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा, ए थर्ड स्टेटमेंट और बी फोर्थ स्टेटमेंट। सी डी ए बी, सी से 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, सी डी ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। अब इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है या मीनिंग के लिए वन वर्ड बताना है। तो आप पूरे पैसेज का अगर मुख्य बिंदु या मुख्य पॉइंट की बात करें या उसके बेसिक पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है? फर्स्ट है जस्ट, जस्ट मतलब मुख्य बिंदु, मुख्य पहलू। मीनिंग मतलब पूरा अर्थ। हार्ट, हार्ट मतलब केंद्र बिंदु। और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। तो यहाँ पे जिस्ट जो है वो पैसेज के बारे में या बुक के बारे में बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen and touched. कोई चीज जिसको आप देख सकें, महसूस कर सकें, फील, अपने 5 सेंसेस से अगर आप उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो हो गया टैंजिबल। क्या हो गया? टैंजिबल। स्पिरिचुअल, यहाँ पे ऐसा आएगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक में क्या होता है कि आप भगवान को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस, पर आप उसको महसूस कर रहे हैं ना। मतलब अपने 5 जो फिजिकल सेंसेस है उनसे आप टच नहीं कर सकते, उनसे आप उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आप उनको महसूस कर रहे होते हैं। इम्पैलेबल, इम्पैलेबल मतलब जो जिसको आप टच नहीं कर सके। इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल मतलब जो शब्दों में या किसी तरीके से आप बयान ना कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टैंजिबल इज करेक्ट। एक्टिव वॉइस में हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस आर बीइंग रेड बाय मयंक। बाय के बाद में सब्जेक्ट, यानी कि उससे पहले क्या है? नॉवल। द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। आर हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग रेड, रेड मतलब मेन वर्ब है। ठीक है। अब बीइंग जो बता रहा है वो आईएनजी फॉर्म बता रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। आर बता रहा है, अब क्योंकि कोई भी आगे हैज, हैड, वॉज, वर नहीं है, विच मीन सिंपल स्टेटमेंट चलेगा, यानी कि क्या होगा? मयंक इज रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस। डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस की बात की जा रही है। मयंक वॉज रीडिंग, वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि आर प्रेजेंट में आ रहा है ना। तो मयंक has been reading, has been भी नहीं आएगा। मयंक is reading, option C is correct, is reading the novels of Dickens. necessary, necessary मतलब अनिवार्य, महत्वपूर्ण, जरूरी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेशल, स्पेशल मतलब किसी जगह से रिलेटेड, किसी रीजन से, स्पेस से, किसी चीज से रिलेटेड। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मतलब जिसका अस्तित्व की बात कर रहे हैं, किसी चीज के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। पोटेंशियल संभावना। एसेंशियल अनिवार्य, महत्वपूर्ण, जरूरी। तो नेसेसरी और एसेंशियल आर द सिनोनिम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The leader of the Legislative Assembly won the hearts of the members through his maiden speech during the session in State Council. Maiden speech मतलब पहली स्पीच, शुरुआती। ठीक है। तो बोल रहे हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर थे उन्होंने सबके दिल जीत लिए अपनी मेडन स्पीच से, यानी कि अपनी पहली स्पीच से। क्लोजर मतलब फाइनल, जब आप किसी चीज का खत्म, जैसे कि हमारे संसद का सेशन है वो जब खत्म हो रहा है तो जिसका अभिव्यक्ति वहां पे होगी वो क्लोजर स्पीच होगी। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब काफी सोची समझी हुई। फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The lions became violently when the visitors started throwing stones at them. तो became जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब के साथ में एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब। वायलेंटली क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या आएगा? वायलेंट। द लायंस बिकेम वायलेंट व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। सो बिकेम वायलेंटली के बजाय बिकेम वायलेंट, ऑप्शन डी में एरर है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है विकृत, किसी तरीके से डिस्टॉर्टेड, या चाहे अपीयरेंस में हो चाहे कैरेक्टर में हो, उसमें कुछ अलग है, अननेचुरल है। तो सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट है अगली, जो देखने में अच्छा नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं है। शेमफुल, शर्मनाक। कोमली, सुंदर। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो एकदम से नेचुरली हो जाता है ना, कि
कुछ लोगों का स्वभाव ही हंसी मजाक वाला होता है, तो स्पॉन्टेनियसली उनको सोचना नहीं पड़ता पहले से कि अब मैं इस पे ये जोक मारूंगा, स्पॉन्टेनियसली करते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन ए अगली इज करेक्ट. आरुष्या परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल सूट्स केप्ट इन द शॉप. तो उस दुकान में जितने भी सूट्स रखे थे उनमें से सबसे अच्छा सूट, सबसे अच्छा क्या बताता है, सुपरलेटिव डिग्री. सबसे अच्छा हमें बताता है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में. सुपरलेटिव डिग्री में गुड का बेस्ट होता है, ना कि मोस्ट गुड. ठीक है, तो गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, गुड, बेटर हमारा कंपैरेटिव और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सुपरलेटिव. तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बताना तो क्या होगा, द बेस्ट ऑफ ऑल सूट्स केप्ट इन द शॉप. द गुड, द बेस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम. अगर आपने उसका नाम भी कभी ना सुना हो तो भी, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विद हिज वर्ड्स tattooed in their skin or heard them sung at a music concert. फिर भी आपने उनके शब्दों को किसी ना किसी स्किन के ऊपर टैटू होते हुए देखा होगा, या फिर किसी ना किसी म्यूजिक कंसर्ट में किसी द्वारा गाया गया होगा. तो टैटू जो है स्किन के अंदर नहीं बनाया जाता, स्किन के ऊपर बनाया जाता है. तो टैटूड ऑन देयर स्किन, ना कि इन. थ्रू, ओवरडूइंग, अंटिल, ऑन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज डैश. लिसनिंग, सुनने की शुरुआत सुनने से होती है. अब लिसनिंग का मतलब होता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, उसकी शुरुआत सुनने से होती है. केवल शुरुआत मतलब बिना ध्यान के भी सुन रहे हैं, उससे शुरुआत होती है. बट गोज डैश, अब कहाँ तक जाती है ये, हेयरिंग इन अदर वर्ड्स इज नेसेसरी. अब सुनना अगर दूसरे शब्दों में कहें जरूरी होता है, बट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता. अब जाहिर सी बात है कि आप एक क्लास में बैठे हैं तो आप सुन सारी बात रहे हैं मैडम की, लेकिन क्या आपको वो समझ में आ रही हैं बातें, जो मैम आपके सर मैम जो कोई भी पढ़ा रहे हैं वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आपकी समझ में आ रही है. और समझने के लिए क्या होता है, ध्यान लगाना पड़ता है. तो लिसनिंग का मतलब है जब आप ध्यान लगा के बात सुने या समझने की कोशिश करें. हियरिंग का मतलब बस आप सुन रहे हैं, मम्मी पापा डांट रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फिर अगले पल क्षण आपने फिर वही चीज करनी है. राइट. लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन. लिसनिंग में सुनना, ध्यान देकर सुनना शामिल है. लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन. लिसनिंग एक प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन को कुछ करती है, ट्रिगर करती है, यूज करती है, यूटिलाइज करती है. वाइल लिसनिंग वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट. अब सुनने के दौरान में, ये ध्यान देकर सुनने के दौरान में किसी व्यक्ति को ऑब्जर्वेंट भी होना पड़ेगा, यानी कि आसपास की चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स लिसनिंग हैज टू डू विद द ईयर्स डैश विद द आईज एंड द माइंड. यानी कि लिसनिंग में हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का, डैश अपने आंखों का, एंड माइंड अपने दिमाग का. लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल process that involves hearing with attention, being observant and making interpretations. यानी कि listening को हम ऐसे समझ सकते हैं कि complete प्रक्रिया है. किस चीज की, आप ध्यान से बात सुने, आप चीजों के ऊपर नजर रखें और साथ ही साथ आप उसका अपने दिमाग में आंकलन भी करें. यानी कि आपके 3 हिस्से दिमाग, अपने आपके बॉडी के 3 हिस्से उसमें चल रहे होंगे निरंतर. आपकी आंखें फोकस्ड होंगी कहीं ना कहीं पे, या फिर आसपास पे ध्यान रख रही होंगी, आपके कान एकदम चौकन्ना होंगे, आपका माइंड सचेत होना चाहिए, जाके आप ये भी समझ सकें कि अच्छा ये इसने अब ये बात बोली, दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे आने वाला है, आपको उसका आंसर भी तैयार रखना है. गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ एंड डैश प्रोसेस. अब अ एंड आएगा यहाँ पे, एक वॉवल साउंड आने वाला है या कॉन्सोनेंट साउंड आने वाला है, उसके आधार पे. ठीक है, तो अच्छी कम्युनिकेशन जो है जरूरी तौर पर डैश प्रोसेस है. लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग बट गोज टूवर्ड्स. किसी चीज के तरफ जाती है तो टूवर्ड्स अगर आता तो टूवर्ड्स के आगे भी कुछ आना चाहिए था, आगे कुछ है नहीं तो टूवर्ड्स नहीं आएगा. ग्रोज अक्रॉस, अगेन अक्रॉस अगर आता तो साथ में आगे भी कुछ आना चाहिए था, दूसरी ओर जाने की बात कर रहे हैं. थ्रू आउट, किसी पूरी प्रक्रिया की तरफ में पूरी तरीके से फैला होना, तो ये भी नहीं है. बियॉन्ड मतलब केवल सुनने तक सीमित नहीं है, लिसनिंग उससे भी आगे जाती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Hearing, in other words, is necessary but is not a sufficient dash for listening. Sufficient scenario. Scenario मतलब
परिवेश, एक विशेष स्थिति, तो ये पूरा सफिशिएंट सिनेरियो नहीं है सुनने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, तो हेयरिंग अगर दूसरे शब्दों में कहें ज़रूरी है बट पर्याप्त स्थिति नहीं है। अगर आप लिसन करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त स्थिति केवल सुनना नहीं है। लिसनिंग इज अ प्रोसेस। डेकोरम, डेकोरम का होता है शिष्टाचार, और प्लेस मतलब जगह। लिसनिंग इज अ प्रोसेस दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन दैट डिस्पोजेस ऑफ मतलब किसी चीज को रद्द करना, किसी चीज को डिस्कार्ड करना, छुटकारा पाना। टेक्स फॉर का मतलब होता है मान लेना। कॉल्स फॉर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट होना, जरूरत होना। ब्रिंग्स अप मतलब किसी विषय को उठाना, किसी टॉपिक को सामने लेकर आना। तो कॉल्स फॉर यानी कि इसमें जरूरत होती है कॉन्सेंट्रेशन की। While listening, one should also be observant. सुनने के दौरान किसी को observant भी होना पड़ेगा, चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा। In other words, listening has to do with the ears, dash with the eyes and mind. Rather मतलब आंखों की और दिमाग के बजाय उनको सिर्फ कानों से पार्टिसिपेट करना है, तो नहीं, उनके साथ में एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ आंखों से और दिमाग से भी पार्टिसिपेट करना होगा जब आप लिसन कर रहे हो, यानी कि ध्यान से सुन रहे हो। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए एंड डैश प्रोसेस। ए एंड पिक्यूनरी का मतलब होता है पैसे से जुड़ा हुआ, वित्तीय। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट। ओनरस का मतलब होता है बर्डनसम। और इंटरैक्टिव का मतलब होता है भाग लेने वाला। तो इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इन ई की साउंड आ रही है तो ए नहीं आएगा, वॉवल साउंड आ रही है, दैट मीन्स एन इंटरैक्टिव। सो एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।